हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल कम्पिटिटिव और सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जनरल साइंस से कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लाए हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है जो कृषि शास्त्र में किसको उन्नत किया जाता है, यानी कि कृषि के शास्त्र में किसको उन्नत किया जाता है। ऑप्शन है पौधों और पशुओं को, फसल वाले पौधों को, केवल फलों के पौधों को, या कृषि को। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा पौधों और पशुओं को, यानी कि कृषि शास्त्र में जो है वो पौधों और पशुओं को उन्नत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सघन खेती का संबंध किससे है। सघन खेती का संबंध किससे है। श्रम के सघन उपयोग से उपज, उर्वरक के सघन उपयोग से उपज, आयातित निवेशों के बड़े पैमानों पर उपयोग द्वारा उपज बढ़ाना, या मौजूदा भूमि के सघन उपयोग से उपज। इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा 182 नंबर क्वेश्चन का डी नंबर, मौजूदा भूमि के सघन उपयोग से उपज। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिल्वी कल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। सिल्वी कल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सिल्वी कल्चर के अंतर्गत जो है वह वनों का अध्ययन किया जाता है, यानी सिल्वी कल्चर के अंतर्गत वनों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनोकल्चर एक विशिष्ट लक्षण है। मोनोकल्चर एक विशिष्ट लक्षण है। ऑप्शन है स्थानांतरण कृषि व्यवस्था का, आजीविका कृषि का, व्यापारिक अनाज की कृषि, या विशिष्ट बागवानी। तो मोनोकल्चर जो है वो स्थानांतरित कृषि व्यवस्था का एक विशिष्ट लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया तो मृदा के अध्ययन का उल्लेख करने के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है, यानी कि मृदा मतलब होता है मिट्टी, तो मिट्टी के अध्ययन का उल्लेख करने के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है। भूमि विज्ञान, भूगर्भ शास्त्र, डॉक्सोलॉजी, या पारिस्थितिकी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भूमि विज्ञान, यानी मृदा का मतलब होता है मिट्टी। ठीक है, तो यहाँ हो गया मिट्टी के अध्ययन का उल्लेख करने वाले पूर्व शब्द क्या है, तो भूमि विज्ञान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है। मृदा से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है। ऑप्शन आपका हो गया मृदा विज्ञान, शिक्षा शास्त्र, पारिस्थितिकी, या पोमोलॉजी। तो मृदा से संबंधित विज्ञान को जो है वह मृदा विज्ञान कहते हैं, यानी कि मिट्टी से संबंधित विज्ञान, मृदा मतलब मिट्टी से हो गया, तो मिट्टी से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है, तो मृदा विज्ञान कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रक फार्मिंग क्या है। ट्रक फार्मिंग क्या है। आपका ऑप्शन हो गया व्यापारिक स्तर पर सब्जियों की कृषि, व्यापारिक स्तर पर फलों की कृषि, व्यापारिक स्तर पर फूलों की कृषि, या भारी संख्या में ट्रक संचालन करना। तो ट्रक फार्मिंग का मतलब होता है व्यापारिक स्तर पर सब्जियों की कृषि। ठीक है, ट्रक फार्मिंग का अर्थ होता है व्यापारिक स्तर पर सब्जियों की कृषि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन है फलों का, सब्जियों का, वनों का, या फूलों का। तो फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत जो है फूलों का अध्ययन किया जाता है। फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत फूलों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन है फलों का, फूलों का, साग सब्जियों का, या वनों का। तो पोमोलॉजी के अंतर्गत जो है फलों का अध्ययन किया जाता है। ध्यान रखिए कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फूलों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलरीकल्चर शब्द का संबंध है। ओलरीकल्चर शब्द का संबंध है। ऑप्शन है सब्जी विज्ञान से, पुष्प विज्ञान से, फसल विज्ञान से, या फल विज्ञान से। इसका राइट आंसर हो जाएगा जो ओलरीकल्चर शब्द का संबंध है सब्जी विज्ञान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवित चीजों पर मुद्दा के प्रभाव का अध्ययन, सॉरी यहाँ पर मृदा हो जाएगा, यहाँ फ्रेंड्स ध्यान देंगे मृदा होगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा मृदा। जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। जीवित चीजों पर मृदा के अध्ययन प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन है एंड्रोलॉजी, एडाफोलॉजी, एग्रोबायोलॉजी, या डेस्मोलॉजी। इसमें आपका राइट आंसर एडाफोलॉजी, क्या हो जाएगा एडाफोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय कृषि अनुसंधान समिति ने भारतीय मिट्टी को कितने वर्गों में विभाजित किया। यानी भारतीय कृषि अनुसंधान समिति ने भारतीय मिट्टी को कितने वर्गों में विभाजित किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको पहले ऑप्शन बोल देते हैं 4, 6, 8 या 11। तो भारतीय कृषि अनुसंधान समिति ने भारतीय मिट्टी को जो है वह आपको 8 वर्गों में विभाजित किया। कितने वर्गों में, 8 वर्गों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नूतन जलोढ़ मिट्टी किस नाम से जानी जाती है। नूतन जलोढ़ मिट्टी किस नाम से जानी जाती है। आपका ऑप्शन है पहले खादर, बांगर, भाबर, या रे। तो नूतन जलोढ़ मिट्टी को जो है खादर के नाम से जाना जाता है। ध्यान देंगे नूतन जलोढ़ मिट्टी को जो है खादर नाम से जाना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है काली मिट्टी का काला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, यानी काली जो मिट्टी जो होती है उसका काला रंग जो दिखाई पड़ता है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है। कार्बनिक पदार्थ, गोबर की खाद, टिटेनिफेरस, मैग्नेटाइट एवं ह्यूमस या ह्यूमियस। 194 का राइट आंसर हो जाएगा टिटेनिफोरस, मैग्नेटाइट एवं ह्यूमस। इसका राइट आंसर हो जाएगा 194 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपास की खेती के लिए इन सभी में से सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो कपास की खेती के लिए जो है इन सभी में से सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। लैटेराइट मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 199 नंबर क्वेश्चन का। इसका राइट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी, यानी कपास की खेती के लिए जो है सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, तो काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया कृषि शास्त्र में किसको उन्नत किया जाता है। कृषि शास्त्र में किसको उन्नत किया जाता है। पौधों और पशुओं का, फसल वाले पौधों को, केवल फलों के पौधों को या कृषि को। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 201 नंबर क्वेश्चन का। जो कृषि शास्त्र में किसको उन्नत किया जाता है, तो पौधों और पशुओं को। कृषि शास्त्र में किसको उन्नत किया जाता है, तो पौधों और पशुओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सघन खेती का संबंध किससे है। ऑप्शन आपका हो गया श्रम के सघन उपयोग से उपज, उर्वरक के सघन उपयोग से उपज, और आयातित निवेशों के बड़े पैमाने पर उपयोग द्वारा उपज बढ़ाना, या मौजूदा भूमि के सघन उपयोग से उपज बढ़ाना। तो 202 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, मौजूदा भूमि के सघन उपयोग से उपज बढ़ाना सघन खेती का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मिट्टी में अधिक समय तक आर्द्रता बनाए रखने की क्षमता होती है। यहाँ पर आर्द्रता का मतलब फ्रेंड्स हो गया नमी, मॉइस्चराइजिंग, ठीक है, मॉइस्चर होना चाहिए, यानी मॉइस्चराइजिंग मतलब होता है आर्द्रता या नमी, मॉइस्चर जिसको कहते हैं। तो किस मिट्टी में अधिक समय तक आर्द्रता बनाए रखने की क्षमता होती है। 195 का ऑप्शन पहले बोल देते हैं। 195 का आपका ऑप्शन है लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लैटेराइट मिट्टी। तो 195 का आपका राइट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। इसमें जो है आर्द्रता बनाए रखने की क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है, यानी कि कौन सी ऐसी मिट्टी है जो जिसमें कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऑप्शन है आपका काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लैटेराइट मिट्टी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। काली मिट्टी में जो है सिंचाई के लिए इतना आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मिट्टी का स्थानीय नाम रेगुर है, यानी रेगुर जो है किस मिट्टी को कहा जाता है। रेगुर किस मिट्टी को कहा जाता है, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी। रेगुर मिट्टी जो है काली मिट्टी को कहा जाता है। ध्यान देंगे रेगुर मिट्टी किस मिट्टी को कहा जाता है, तो काली मिट्टी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूंगफली की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है, यानी मूंगफली जो है फसल उनकी खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है। काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी। तो 198 का आपका राइट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीजों के अंकुरण में कौन सा कारक महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। बीजों के अंकुरण में, बीज जो अंकुरित होता है उनके लिए कौन कौन सा कारक महत्वपूर्ण है और कौन सा नहीं है। पहले ऑप्शन बोल देते हैं 203 नंबर क्वेश्चन का। ऑप्शन है हवा, नमी, तापमान या सूर्य की रोशनी। तो बीजों के अंकुरण के लिए जो है जो सबसे महत्वपूर्ण है हवा। हवा होना चाहिए, नमी भी होना चाहिए और उपयुक्त टेम्परेचर भी होना चाहिए, लेकिन सूर्य की रोशनी इतना महत्वपूर्ण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया खरीफ की फसल कब बो जाती है। खरीफ की फसल कब बो जाती है। पहले ऑप्शन बोल देते हैं जून जुलाई में, अक्टूबर नवंबर में, मार्च अप्रैल में या फिर नवंबर दिसंबर में। तो खरीफ की फसल जो है जून जुलाई में बोई जाती है। खरीफ की फसल कब बोई जाती है, तो जून जुलाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्श्विक इकाई है, पार्श्विक इकाई है दूरी की, समय की, प्रकाश की, चमक की या चुंबकीय बल की। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दूरी की। पार्श्विक किसकी इकाई है, तो पार्श्विक दूरी की इकाई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रबी की फसल कब बोई जाती है। रबी जो फसल होती है वो कब बोई जाती है, मार्च अप्रैल में, नवंबर दिसंबर में, जून जुलाई में या अक्टूबर नवंबर। राइट आंसर हो जाएगा जो रबी की फसल जो है जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। ध्यान देंगे अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। 206 नंबर क्वेश्चन है शीतकालीन फसल ऋतु को भारत में किस नाम से जाना जाता है, यानी शीतकालीन फसल ऋतु को भारत में किस नाम से जाना जाता है। रबी, शीतल, खरीफ या पोडू। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा शीतकालीन फसल को जो है किस भारत में किस नाम से जाना जाता है, तो शीतकालीन फसल को भारत में रबी फसल के नाम से जाना जाता है। 207 नंबर क्वेश्चन है भारतीय कृषि में जुलाई से अक्टूबर तक की अवधि को क्या कहते हैं।
भारतीय कृषि में जुलाई से अक्टूबर तक की समय अवधि मतलब समय को क्या कहते हैं? रबी का मौसम, खरीफ का मौसम, खरीफ पूर्व का मौसम या मंदी का मौसम। 207 का राइट आंसर हो जाएगा खरीफ का मौसम। यानी कि जुलाई से अक्टूबर तक की अवधि को क्या कहते हैं? खरीफ का मौसम कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई, अश्वशक्ति शक्ति की इकाई, समुद्री समुद्री मील जो है दूरी की इकाई है, सेल्सियस उष्मा की इकाई है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 212। जो सेल्सियस जो है उष्मा की इकाई यह सुमेलित नहीं है। ये बाकी डेसिबल जो है ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, शक्ति अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है, समुद्री मील दूरी की इकाई है, सेल्सियस उष्मा की इकाई नहीं है। ठीक है। तो उष्मा की इकाई क्या होता है? तो उष्मा को कैलोरी में मापते हैं। ठीक। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का, ज्योति फ्लक्स का, ए और बी दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो 213 का राइट आंसर हो जाएगा ज्योति फ्लक्स। ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? तो ल्यूमेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पास्कल किसकी इकाई है? आर्द्रता की, दाब की, वर्षा के, तापमान की। तो पास्कल जो है वो दाब की इकाई है। प्रेशर, दाब का मतलब होता है प्रेशर, प्रेशर में क्या होता है? दाब। तो पास्कल किसकी इकाई है? तो दाब की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया, खरीफ की फसल काटी जाती है। खरीफ की फसल कब काटते हैं? मार्च में, जून के प्रारंभ में, नवंबर के प्रारंभ में, दिसंबर में। तो खरीफ की फसल जो है काटी जाती है नवंबर के प्रारंभ में खरीफ की फसल काटी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया, एम्पियर मात्रक है। एम्पियर किसका मात्रक है? प्रकाश तीव्रता का, विद्युत आवेश का, विद्युत धारा का या चुंबकीय क्षेत्र का। तो विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। ध्यान देंगे, एम्पियर जो है किसका मात्रक है? वो विद्युत धारा का मात्रक है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। एम्पियर मात्रक किसका है? विद्युत धारा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन है, खरीफ फसलें सर्दियों की फसलें हैं। ठीक है। रबी फसलें मानसून की फसलें हैं। गेहूं रबी की फसल है। सरसों खरीफ की फसल है। तो इसमें बोल रहा है जो कौन सा सही है, जो सही है उस पर बोला टिक लगाने के लिए। 215 का आपका राइट आंसर हो जाएगा गेहूं रबी की फसल है। गेहूं को जो है रबी की फसल में रखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? अब यहाँ दिया कौन खरीफ की फसल नहीं है? ज्वार, धान, मक्का या चना। तो 216 का राइट आंसर हो जाएगा चना जो है वो खरीफ की फसल नहीं है। तो भाई किसकी फसल है? चना जो है आपका रबी की फसल है। अब बाकी इतना जो है किसकी फसल है? इतना खरीफ की फसल है। ध्यान देंगे, ज्वार, धान, मक्का जो है खरीफ की फसल है, चना जो है रबी की फसल है। चना किसकी फसल है? रबी की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, निम्नलिखित में से कौन रबी की फसल नहीं है? यहाँ पे दिया गया कौन रबी की फसल नहीं है? मूंगफली, गेहूं, जौ या मसूर। ठीक है। इसमें आपका राइट आंसर, मूंगफली जो है वो रबी की फसल नहीं है। ठीक है। गेहूं, जौ, मसूर रबी की फसल है, लेकिन मूंगफली जो है वो रबी की फसल नहीं है। ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है? अधिवर्ष, चंद्रमा, प्रकाश वर्ष या इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश वर्ष। समय का मात्रक जो है प्रकाश वर्ष नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है? ठीक है। कौन खरीफ की फसल है? आपका ऑप्शन हो गया जौ, सरसों, बाजरा या मूंगफली। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कौन खरीफ की फसल है, कौन खरीफ की फसल है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बाजरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है? गेहूं, चावल, मटर या सरसों। तो खरीफ की फसल आपका हो गया चावल। चावल क्या है? खरीफ की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित फलीदार पौधों में से कौन पेट्रोपादप भी है? पेट्रोपादप भी है। अरहर, मटर, चना या करेज। इसमें आपका राइट आंसर हो जाए, राइट आंसर आपका हो जाएगा करेज। करेज क्या है? पेट्रोपादप भी है। पेट्रोपादप क्या है? करेज है। निम्नलिखित चार फसलों में से एक की खेती इथेनॉल से की जा सकती है। निम्नलिखित चार ऊर्जा फसलों में से एक की खेती इथेनॉल के लिए की जा सकती है। जट्रोफा, मक्का, पैगनामिया या सूरजमुखी। तो 226 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान देंगे, जट्रोफा जो है वह इथेनॉल से के लिए की जा सकती है। ठीक है। ध्यान देंगे, यहाँ पर निम्नलिखित चार ऊर्जा फसलों में से एक की खेती एथेनॉल के लिए की जा सकती है। यहाँ पे क्या ऐसा हो जाएगा? जट्रोफा। जट्रोफा जो है इनकी खेती किसके लिए की जा सकती है? तो एथेनॉल प्राप्त करने के लिए की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी है? रेशा वाली फसलें जो है कौन सी है? जूट, गन्ना, अलसी, कपास, मक्का, तंबाकू, कपास, सन, जूट या सन, कपास, मक्का। तो 227 का आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कपास, सन और जूट। ध्यान देंगे, कपास, सन और जूट जो है
वह रेशा वाली फसलें हैं। कपास, सन और जूट जो है रेशा वाली फसलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन की मूलभूत मूलभूत इकाई क्या है? तो जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका, अंग, ऊतक या नाभि? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जीवन की मूलभूत इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन रबी की फसल है? धान, गेहूं, ज्वार या बाजरा? गेहूं जो है वो रबी की फसल है। ध्यान देंगे, गेहूं क्या है? रबी की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं बोने का उपयुक्त मौसम कौन सा होता है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी या मार्च, अप्रैल? तो गेहूं बोने का उपयुक्त मौसम जो होता है वो अक्टूबर नवंबर होता है। गेहूं बोने का उपयुक्त मौसम अक्टूबर नवंबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कीट आकर्षक फसल है? भिंडी, पालक, सनई या सूरजमुखी? तो कीट आकर्षक फसल क्या है? तो भिंडी होता है। ठीक है, तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा भिंडी। भिंडी क्या है? कीट आकर्षक फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नकदी फसल कौन सा है? मक्का, गेहूं, तंबाकू या धान? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा तंबाकू जो है वो नकदी फसल है। ध्यान देंगे, तंबाकू क्या है? नकदी फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया, निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल नकदी फसल के रूप में जानी जाती है? यानी कौन सी फसल है जो नकदी फसल के रूप में जानी जाती है? चावल, गेहूं, बाजरा या कपास? तो 224 का आपका राइट आंसर हो जाएगा कपास जो है नकदी फसल के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित फसलों में कौन सी फसल नकदी फसल के रूप में जानी जाती है? तो कपास जो है वो नकदी फसल के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कोशिकाओं के आकार और माप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं। कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, या सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिका विद्यमान है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ बोला कौन सा सही नहीं है, तो डी नंबर क्वेश्चन जो सही नहीं है, क्योंकि कोशिकाओं के आकार और आमाप जो है विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं, यह सही है। कुछ कोशिकाओं का जो आकार है, यानी कोशिका मतलब सेल होता है, उसका आकार बदलता रहता है। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी एक क्षमता होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है? यानी कौन सा कोशिकांग जो है वो पादप, यानी पादप मतलब तो पेड़ पौधों की कोशिका में पाया जाता है, किंतु जंतु की कोशिका में नहीं पाया जाता है। यानी कौन सा ऐसा कोशिकांग है जो सिर्फ पेड़ पौधों में पाया जाता है, जंतु में नहीं पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या प्लास्मिक रेटिकुलम? तो 230 का राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसमें पाया जाता है? वो पादप यानी कि पेड़ पौधों में पाया जाता है। ध्यान देंगे, क्लोरोप्लास्ट जो है किसमें पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है, किसमें? तो पौधों में पाया जाता है, पादप में, पादप कोशिका में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव कहलाता है, यानी कोशिका का यहाँ भी एक क्वेश्चन बन रहा है, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव क्या कहलाता है? जीव द्रव कहलाता है। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, जो कोशिका का जीवित अंश क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जीव द्रव कहलाता है। तो यह जीव द्रव किस चीज से बना होता है? केवल कोशिका द्रव, केवल केंद्रक द्रव, कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव, कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव और अन्य कोशिकांग। तो 231 का आपका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव और अन्य कोशिकांग। डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कोशिका अंगकों में कौन सा एक अर्धपारगम है? अर्धपारगम है। ठीक है, कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका भित्ति या केंद्रक? तो अर्धपारगम का इसमें राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली क्या होती है? तो अर्धपारगम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको कोशिका यानी सेल का पावर प्लांट कहा जाता है? ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो किसको जो है कोशिका यानी सेल का पावर प्लांट कहा जाता है? गोल्जी का है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या लाइबोसोम? इसका राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया का जो है, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा इसका आंसर। माइटोकॉन्ड्रिया को जो है पावर प्लांट कहा जाता है। ठीक है, पावर प्लांट। निम्नलिखित में से किसको कोशिका यानी सेल का पावर प्लांट कहा जाता है? तो पावर प्लांट जो है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ध्यान देंगे, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? तो पावर प्लांट कहा जाता है। 237 का क्वेश्चन है, कोशिका का शक्ति स्रोत क्या होता है? शक्ति स्रोत क्या कहलाता है? ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका भित्ति, राइबोसोम या न्यूक्लियस? तो कोशिका का जो है शक्ति स्रोत जो है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ध्यान देंगे, कोशिका का शक्ति स्रोत किसे कहा जाता है? तो कोशिका का शक्ति स्रोत माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसको माइटोकॉन्ड्रिया नहीं कहा जाता? यानी इसमें से कौन सा मानव शरीर का ऐसा कोशिका है जिसे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं कहा जाता है? पहले ऑप्शन बोल देते हैं। क्वेश्चन है, लाल रक्त कोशिका, यकृत कोशिका, मांसपेशी कोशिका या श्वेत रक्त कोशिका?
ठीक है। लाल रक्त कोशिका को आरबीसी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, आरबीसी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, डब्ल्यूबीसी कहते हैं। ध्यान देंगे, जो मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, तो लाल रक्त कोशिका में, ये इसका आंसर हो जाएगा, जो लाल रक्त कोशिका यानी कि आरबीसी में जो है माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 80% से अधिक कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ है, यानी 80% से अधिक कोशिका में जो है पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है, प्रोटीन है, चर्बी है, या खनिज है, या जल है, तो 80% से अधिक यानी 80% से अधिक कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ जो है वो जल होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है, यानी कि कौन सी ऐसी कोशिका जिसमें नाभिक नहीं होता है, मूल रोम कोशिका, लाल रक्त कोशिका, या प्लेटलेट, या मोनोसाइट। इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल रक्त कोशिका। लाल रक्त कोशिका में जो है नाभिक नहीं होता है। ठीक है, लाल रक्त कोशिका में नाभिक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कोशिकाओं की आत्मघाती बाइक कहे जाते हैं, या इसे भी बोल सकते हैं आत्महत्या की थैली। ठीक है, यहाँ पर ऐसे भी बोल सकते हैं, यहाँ पर आत्मघाती बाइक मतलब ऐसे भी बोल सकते हैं, कहीं कहीं पर रहता है जो किस कोशिकाओं को जो है आत्महत्या की थैली कहा जाता है, लाइसोसोम, राइबोसोम, या डिक्टोसोम्स, या फैगोसोम्स। 234 का राइट आंसर हो जाएगा लाइसोसोम्स को जो है आत्महत्या का थैली कहा जाता है, जिसे आत्मघाती बाइक। ध्यान देंगे, जो आत्मघाती बाइक किसे कहा जाता है, लाइसोसोम, या आत्मघाती बाइक के बदला कहीं कहीं पर लिखा रहेगा आत्महत्या की थैली, तो लाइसोसोम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रण कौन है, कोशिका का नियंत्रण कौन है, आपका ऑप्शन है केंद्रक, प्लाज्मा, लाइसोसोम, या क्रोमोसोम। तो कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन, यानी कोशिका को कौन सा केंद्र जो है नियंत्रित करता है, कोशिका का नियंत्रित करने वाला केंद्र कौन सा है, केंद्रक, प्लाज्मा, लाइसोसोम, या क्रोमोसोम। इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रक। ठीक है, कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन है, तो केंद्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है, निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है, बैक्टीरियम, ब्रेड मोल्ड, माइकोप्लाज्मा, या वायरस। 240 का राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा को जो है क्या कहा जाता है, तो सूक्ष्मतम जीवित कोशिका कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशा करते फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।